अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान को तवक्को और उम्मीद थी कि अमेरिका और IMF पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर मुदाखलत करेंगे, नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे और एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतहरिक भी हुई, लॉबिंग की, खुदूद लिखे, एहतजाज किया, लेकिन ना अमेरिका ने और ना ही IMF ने ऐसा कोई कदम उठाया। इलेक्शन के बाद इमरान खान ने IMF को खत लिखा और मुतालबा किया कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम इलेक्शन के ऑडिट से मशरूत कर दिया जाए। फिर तहरीक इंसाफ के हामियों ने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिससे तहरीक इंसाफ ने पार्टी सतह पर तो फासला इख्तियार किया, लेकिन इमरान खान ने एहतजाज की हिमायत की। मगर इसके बावजूद IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि नई हुकूमत के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया, साथ ही एक और प्रोग्राम के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया के जरिए इमरान खान का अमेरिका को पैगाम पहुंचाया कि अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार है, पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के हवाले से वो अपना किरदार अदा करे और आवाज़ उठाए। मगर अमेरिका की तरफ से इमरान खान की तवक्कात के मुताबिक कोई सख्त रद्द-ए-अमल या कोई इकदाम सामने नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का मामला पाकिस्तान की नई हुकूमत पर छोड़ दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की दिल्ली कमेटी में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी, इमरान खान के साइफर से मुतालिक बयानी को झूठा करार दिया और साथ ही पाकिस्तान में इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड लू से इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कोई कदम उठाने से गुरेज करते हुए वादे किया कि ऐसा करना अमेरिका का काम नहीं है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का एहतसाब किया जाए। यानी अमेरिका की तरफ से तहरीक इंसाफ की तवक्कात के मुताबिक इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। सिर्फ यही नहीं, कल डोनाल्ड लू की इस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान में भी बहस शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद दावा किया कि कल ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड लू ने असद मजीद से मुलाकात की तरदीद कर दी है, साइफर की तरदीद कर दी है और इस पर असद मजीद फौरन वज़ाहती बयान दे। डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट जो उसने अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने दी है, उसमें इस बात को डिनाई किया है कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात। दो चीज़ें असद मजीद की स्टेटमेंट में है। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। और उनके साथ ने जो साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात का एडमिट किया, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया, लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही दो बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। मगर डोनाल्ड लू ने इस ब्रीफिंग के दौरान कहीं पर भी ना इस मीटिंग की तरदीद की, ना ही साइफर की तरदीद की। ताहम साइफर से मुतालिक मीडिया पर सामने आने वाले इल्ज़ामात और साजिशी बयानी को गलत करार दिया और साथ ही उस मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि मीटिंग में मौजूद दूसरे फर्द यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान के उस वक्त सफ़ीर असद मजीद खान ने अपनी हुकूमत को बयान दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई थी। I want to be very clear on this point. चेयरमैन, मैं इस बारे में बहुत वाज़ेह हूँ। ये इल्ज़ामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ हैं, ये मुकम्मल झूठ पर मबनी है। मैंने पाकिस्तान में साइफर से मुतालिक प्रेस रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया है। यहाँ के सिफारत खाने से मुबैना तौर पर लीक होने वाली सिफारती केबल ये दुरुस्त नहीं है। किसी भी जगह पर उसमें अमेरिका पर या मुझ पर ज़ाती तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दामात लेने के इल्ज़ामात नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि उस मीटिंग में मौजूद दूसरा शख्स यानी उस वक्त के पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के सामने गवाही दी है कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की इज़्ज़त करते हैं। हम इस उसूल की इज़्ज़त करते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को ही एक जमहूरी तरीके से अपने लीडर के इंतखाब का हक़ होना चाहिए। डोनाल्ड लू ने असद मजीद के बयान का हवाला दिया है। असद मजीद ने 23 जनवरी 2024 को साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें उनका कहना था कि 7 मार्च 2022 को असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। पाकिस्तानी मिशन में मेरे साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। दोनों फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। इस दौरान असद मजीद खान के बयान के बीच में इमरान खान बोल पड़े और कहा कि असद मजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है।
साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वजीर आजम को हटाओ, अदम एतमाद आ गई, तो साजिश कैसे नहीं हुई? इमरान खान की मुदाखलत के बाद असद मजीद ने बयान मुकम्मल करते हुए कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। जबकि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को असद मजीद ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत FIA को भी बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें नकात के अलावा ये भी कहा था कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सिर्फ डीमार्च का फैसला हुआ और कोई साजिश नहीं पाई गई थी। फिर 22 अप्रैल 2022 के इजलास में मामले का तफसील से जायजा लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की राय आने के बाद भी यही तय किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई है। मैं वजारत खारजा के प्रोफेशनल अफसर के तौर पर समझता हूँ कि साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन के निज़ाम, हमारे सिफारतकारों और हमारी सिफारतकारी की साख को नुकसान पहुंचाया है, जिसके मुस्तकबिल में हमारी सफारती पैगाम रसानी पर मनफी असरात होंगे। इसके अलावा आज मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने कल ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अनफेयर, ये दो लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। और कल डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल की ब्रीफिंग में कुछ बयान दिए गए जो दखल अंदाजी थे और पाकिस्तान के मुल्क की हालात और इंतखाबी कवानीन के बारे में गलत फहमी की अक्कासी करते थे। हम उम्मीद करते हैं कि इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अमेरिका के साथ बामायनी बातचीत करें। बहरहाल तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले पर अमेरिका और IMF से जिस तरह के सख्त इक़दाम की तवक्को कर रही थी वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, जहां कल ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाकर इंतखाबात की तहकीकात और ऑडिट करने की इस्तदा की गई है। इस पूरी सूरत हाल में आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर लाने को किसी मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं करेंगे। इस हवाले से अदालतों से उम्मीदें हैं। जहाँ तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते हैं, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पर एतमाद करते हैं, अदालतों से ही दरख्वास्त है। अब जबकि हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पर नज़रसानी करके ख़ुद उनको देख ले। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पर जल्द से जल्द फैसला करेगी। साथ ही आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान से ऑनलाइन मुलाकातें कराने का इंतजाम करें, लेकिन अगर जेल हुकाम के पास ये सहूलत नहीं है तो फिर वो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर को इजाज़त दें कि वो इंटरनेट के साथ लैपटॉप का बंदोबस्त करें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान से, जो इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले वकला में शामिल हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई है जिसमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। अब तक किस तरीके से इलेक्शन में धांधली के ऊपर, दीगर मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, वफाकी हुकूमत को कहे क्या करे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात के तहत भी एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं और आर्टिकल 184(3) में जहां कहीं सारे मुल्क में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेकर अपने तौर पर भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है और उसकी बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट हासिल की जा सकती है और उस पर ऑर्डर हुआ जा सकता है। सो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सारे मुल्क के सामने वाज़ेह सूरत हाल है। जिस तरह बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह इलेक्शन में धांधली हुई है, जिस तरह इलेक्शन में रिजल्ट्स बदले गया है, जिस तरह जीते हुए को हराया गया है, हारे हुए को जिताया गया है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो बड़ी सबके सामने हैं। बहुत सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं, बहुत सारे कॉलम लिखे गए हैं, प्रोग्राम हुए हैं। तो ये ही ख़ास बुनियादी वजह बनती है जिसका कि हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट को सो नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने गैर मुतासिब जजेस की बात की है कि गैर मुतासिब जजेस पर मबनी हो, तो कौन से ऐसे जजेस हैं जो ना हो उस कमीशन में? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्कशन पे छोड़ा है, जिनको वो मुनासिब समझे, हाँ, जिनका कोई बायस ना हो। बहरहाल इसमें हम कोई बात अपने तौर पे नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्वाबदीद है कि जिनको वो मुकर्रर करना चाहे
ये वो समझ सकते हैं, उनको बेहतर पता है कि कौन ऐसे जजेस हैं जिनकी कोई बायस या कोई प्रेजुडिस नहीं है किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके खिलाफ। अच्छा, हालिया दिनों में जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से तनकीद हुई है वो तो खुद चीफ जस्टिस पर हुई है, तो आप क्या चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो खुद देखें कि कौन गैर मुतासिब है कौन नहीं? देखिए, ये एक मुख्तलिफ तरह से ख़दशात का इजहार किया गया है, लेकिन इस पिटीशन में हमने किसी को भी वाज़ेह तौर पर स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि वो हिस्सा ना बने। हमने तो इसको उनके डिस्क्रेशन पे छोड़ा है कि जिनको मुनासिब समझे और अनबायस्ड जजेस हो उनका कमीशन बनाया जाए। और अगर चीफ जस्टिस उस कमीशन में हो तो आपको एतराज़ होगा? नहीं, हमें नहीं इतराज़ होगा। अगर वो मुनासिब समझेंगे कि वो कमीशन को प्रिजाइड करें तो ज़रूर, जैसे नासिर मुल्क साहब ने 2015 में प्रिजाइड किया था कमीशन को, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, और माजी में जब नासिर मुल्क साहब ने किया और ज़ाहिर इमरान खान साहब का मुतालबा था, जुडिशल कमीशन बना, उसका रिजल्ट आया, आखिर तक भी वो कहते थे कि नहीं हमारा इल्ज़ाम ठीक था, हाँ 35 पंक्चर वाली बात गलत थी, तो इसका फिर जो भी नतीजा आएगा वो मान लेंगे अगर कमीशन बन जाता है प्रोवाइडेड? देखिए, यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कमीशन मुकर्रर करेगा और फेयर हेयरिंग देंगे तो बहरहाल कौम के लिए भी अच्छा होगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये एक मामला जो सारी कौम के सामने है। कौम चाहती है कि इस मामले में जो कि सारे मुल्क में जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उनको सामने रखते हुए जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर जजेस में से होना चाहिए, और अगर वो कोई इस मामले में इंक्वायरी करेंगे, सारा एविडेंस देखेंगे और उसके बाद कोई रिपोर्ट देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि उसको कबूल ना किया जाए। अच्छा, इसमें आप एक और मुतालबा कर रहे हैं और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन की अदम मौजूदगी में कि आर्टिकल 17 के तहत एक पार्टी को उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसके पास एक सिंबल हो, इसके अलावा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का इख्तियार हो, उससे महरूम किया जा सकता है। अब मसला है कि तो खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ठीक करार दिया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बात को देखें? जी, वो एक सिंबल की हद तक बात थी। अच्छा, उस पर भी हमारे रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी दिनों की, वो भी हम तवक्को करते हैं कि जल्दी सुनी जाए। और उसके अलावा इलेक्शन तो अब हो गया, अब जो जैसा होना था हो गया। उसमें बहरहाल PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट से उनको लोगों ने मुंतखब किया। अब सवाल ये है कि उनके रिजल्ट्स बदले गए हैं, उस चीज़ में अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। बस, और आपने जो दरख्वास्त की है हुकूमतों को मुअत्तल करने की, वो सिर्फ पंजाब और वफाक की हद तक की है, यानी कि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, उन पर एतराज़ नहीं है आपको? नहीं, देखिए ना, इसमें कराची में भी हमारा, क्योंकि MQ को भी हमने पार्टी बनाया है, वहाँ पर भी ये शिकायत पैदा हुई हैं। इसी तरह पंजाब में शिकायत पैदा हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो जिन जिन पार्टीज़ के बारे में शिकायत है कि उनके हक़ में रिजल्ट्स बदले गए हैं, उनके कैंडिडेट्स के हक़ में बदले गए हैं और हमारे PTI के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ बदले गए हैं, उनको पार्टी बनाया गया है ताकि वो अपनी डिफेंस पेश कर सकें। साहब, और इस सूरत में अब आपको लगता है कि ज़ाहिर IMF से को ख़त भी लिखा इमरान खान साहब ने, फिर IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, फिर बैरिस्टर सैफ साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका को एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए पाकिस्तान के इंतखाबात पर, मगर ये सब नहीं हुआ। तो आपकी जो वाहिद उम्मीद है वो पाकिस्तान में या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है, यहीं से उम्मीद है आपको? और क्या वो उम्मीद बर आने की भी उम्मीद है आपको? देखिए, जहाँ तक तो ट्राइब्यूनल्स का ताल्लुक है, वो तो मामला बहुत देर के लिए लटक जाएगा। वही यहाँ मकसद नज़र आता है उन अवामिल का या उन क़ुव्वतों का जो चाहते हैं कि इनको फेयर ट्रायल ना मिले, ना वो चाहते हैं कि जल्दी फ़ैसला हो, ताकि जिस किस्म की भी हुकूमतें उन्होंने बना दी हैं पंजाब में, वफाक में, उनको चलाया जाए। और ये ट्राइब्यूनल के पास 4-4 साल, 5-5 साल ख़राब हों तो हुकूमतें चलती रहेगी, बाद में बेशक फ़ैसले हक़ में भी आ जाए तो भी क्या है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो एडिक्वेट रेमेडी है। वो जो ट्राइब्यूनल्स है वो तो एक ज़रिया है इस वक्त धांधली पर पर्दा डालने का।
और इतनी बड़े स्केल पर जब धांधली हो, जो मुल्क भर, जहां सारे मुल्क में शोर पड़ गया हो, हर एक जगह ये आवाज़ आ रही हो कि जी हम जीते हुए थे, हमें हरा दिया गया, हम, और बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं। फॉर्म 45 लोग लिए फिरते हैं, फॉर्म 45 को टेबलेट करो तो वो जीते हुए हैं। 3-4 तो मिसालें भी मैंने साथ लगाई हैं, बड़ी प्रोमिनेंट मिसालें, और इस किस्म की बेशुमार मिसालें हैं। तो आप एक दफ़ा ट्राइब्यूनल बनाए तो एक दफ़ा आप एक कमीशन बनाए तो सही, ये सारे मैटर सामने लाए जाएंगे और उससे वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी वाइड स्प्रेड जो है रिगिंग हुई है और कितने जो इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है रिजल्ट्स बदलने में, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि जो बेचैनी है सारी कौम में, जो सियासी डिस्टर्बेंस है मुल्क के अंदर, इस्तेहकाम गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है वो इसी तरह दुरुस्त होगी कि आप एक दफ़ा कमीशन मुकर्रर करके एक फ़ैसला करें और लोगों को मौका दें कि आपके सामने हक़ाइक़ रखें, ताकि ये जो इस वक्त सारे मुल्क में जो हालत है जो गैर यकीनी की, वो दूर हो। हामिद खान साहब, आप ज़रा सीनियर लॉयर हैं, आप जुडिशल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, मुल्क की पॉलिटिक्स के जो जुडिशरी पर असरात होते हैं वो भी आपने तारीख में देखे हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि हमने तारीख में देखा है पाकिस्तान में कि अगर मेरिट पर भी केस बनता हो, उसके बावजूद भी हालात के हिसाब से भी तारीख में फैसले आए हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक हफ्ते में 3 फैसले आ गए, माजी में हमने नवाज शरीफ साहब के मामला देखे थे। आपको लग रहा है कि कम से कम हवा का रुख बदल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में अब इनके मुख्तलिफ अपीलें इमरान खान साहब की गई हैं, उसमें रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, या अभी तक आपको नहीं लग रहा है कि कोई हवा का रुख बदल रहा है? हवा का ज़्यादा रुख बदलता नज़र नहीं आ रहा अभी तक तो, क्योंकि अगर तो ज़रा भी ये तो अभी तक हमें ये शायद प्रेडिक्शन ही ना करनी पड़ती। ये बात का भी हमने इजहार किया है, हम समझते थे कि ये मामला इतने वाज़ेह हैं, सारी कौम में एक शोर पड़ा हुआ है, हर जगह ये आवाज़ आ रही है, इसके सामने रखते हुए यही एक ख़ास मिसाल है जहां आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई और हमें कोई इतने हफ्ते इंतज़ार करके आखिरकार हम मजबूर हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो दिलाएं कि आपके सामने है किस तरह के आइन की, कानून की और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और किस कदर उसकी वजह से सारे मुल्क में एक बेचैनी का आलम फैल गया है। अब तो एक तरफ तो ज़ाहिर है एक जो रियासती आप लोगों के साथ हो रहा है उसके ऊपर सवाल उठता है, मगर दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि हमारी फैसला साजी ठीक नहीं हुई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला दुरुस्त नहीं था। अली ज़फ़र साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, मरवत साहब ने कहा, जबकि गौहर साहब की राय बिल्कुल अलग है। आप क्या समझते हैं कि ये गलती हुई? देखिए, पार्टीज़ के अंदर प्रोसेस होते हैं, उसमें गलतियां भी हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर पार्टी अपने अंदरूनी मामलात में गलतियां भी कर सकती है और हो सकता है गलतियां हुई भी हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आईनी हकूक़ से महरूम कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक आइन ने वाज़ेह तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को जो जितनी भी सीटें वो जीतती है उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है ख़वातीन की सीटें और अक़लियत की सीटें दी है, वो उसको डिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आईनी हकूक़ है। ये सिर्फ इसलिए कि आया किसी की फ़ैसला साजी में कुछ सुकम रह गया है, उस वजह से बुनियादी हकूक़ से या बुनियादी इलेक्शन राइट्स जो है उससे महरूम कर दिया जाए, ये मकसद नहीं हो सकता। वैसे मगर अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, उसके बाद अभी सवाल उठ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो असेंबली है उसमें पार्लिमानी हैसियत है क्या? स्पीकर साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है, अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, अब उनकी कोई इस फैसले की रोशनी में क्या कानूनी हैसियत है पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, वो फैसले की अभी तक नकल नहीं मिली, आज भी नहीं मिली, उम्मीद है कल तक मिल जाएगी, तो उसके बाद ही वाज़ेह तौर पे कहा जाएगा और इन एनी केस हम फिर फौर उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी ये हो रही है इसमें
कि जो ख़वातीन की सीटें हैं, क्योंकि आइन एक हक़ देता है, वो कहते हैं जितने आपने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सुन्नी तहरीक को एक पार्टी है और उस पार्टी में दूसरी आज़ाद उम्मीदवारान जो कामयाब हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं कि उनको उस तनासब से ख़वातीन की और अक़लियतियों की सीटें ना दी जाए। ये उनसे छीनना एक बहुत बड़ी आइनी नाइंसाफ़ी है, और उससे बढ़ के नाइंसाफ़ी ये है कि वो सीटें छीन कर आप दूसरी पार्टीज़ को दे दो जिनके पास ऑलरेडी अपने ही प्रोपोर्शन के मुताबिक वो सीटें मिल चुकी हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो देखने वाली हैं। अगर कोई ऊंच नीच या कमी कोताही कोई है भी नहीं, तो उससे आप आइनी हकूक़ को पामाल नहीं कर सकते, या आइनी हकूक़ वापस लोगों से नहीं ले सकते, या उनको अवाम का दिया हुआ मैंडेट वो उसमें कमी नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पर अपना तवज्जो देते हुए जो हकूक़ जिसके बनते हैं उसको उसके हकूक़ के मुताबिक दिए गए। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 17 फरवरी से पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट एक्स को मुसलसल बंदिश का सामना है और इस हवाले से ना हुकूमत इत्मीनान बख्श जवाब दे पा रही है और ना ही इदारे इस हवाले से अदालतों को मुतमईन कर पा रहे हैं। इस वक्त सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समातें हो रही हैं और जब जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA से एक्स की बंदिश से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल दी कि सब कुछ उनके कहने पर किया गया है। और अब वजारत दाखिला से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये सारा मामला हसास इदारों पर डाल दिया कि उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक्स को बंद किया गया है। जबकि कल बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के केस में वजारत दाखिला का जवाब सामने आया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर 17 फरवरी को आइंदा अहकामात तक एक्स बंद रखने का खत लिखा था, जबकि 9 मई को 3G और 4G की बंदिश सुबह की सिफारिश पर की गई थी और इस हवाले से केस की मजीद समाअत अब 17 अप्रैल को होगी। सिर्फ यही नहीं, आज एक्स की बंदिश से मुतालिक जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी समाअत की है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत PTA और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। यानी मुल्क भर में एक्स की बंदिश से मुतालिक अदालतों से रुजू किया जा रहा है और अब तक इदारों और नौमुंतखब हुकूमत के पास इस अमल का कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं है। जब 13 मार्च को एक्स की बंदिश से मुतालिक नए वजीर इत्तलात अतार से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि एक्स तो चल रहा है, किसी बंदिश का नोटिफिकेशन है तो सामने लाया जाए। पाकिस्तानी आइन का आर्टिकल जो 19 है वो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर या एक्स है। तब 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है। तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। मगर फिर 5 दिन बाद 18 मार्च को अदालत ने तस्लीम किया कि हमारी हुकूमत आने से पहले ही एक्स को बंदिश का सामना था जिसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, इस हवाले से कोई चार्टर बनाने की ज़रूरत है। जबकि 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स की बंदिश का जवाब देते हुए कहा कि टिकटॉक भी अमेरिका में बंद हुआ है और अगर वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी अपने कवानीन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, कब खुले? आप ज़रूर अपना इजहार करें, जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलत बात है। और जो वो हो रहा है उसको फिक्स होना चाहिए और लॉज आने चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, पाक फौज के हवाले से भी की गई और दीगर अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए और कहीं भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। हुकूमत के पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है और अब वज़ीर दाखिला बाकायदा एक्स की बंदिश का मवाजना अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कानून से कर रहे हैं। मगर वज़ीर दाखिला शायद ये बात नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अमेरिका में अब तक टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगी है और ना ही अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी से मुताल्लिक़ बिल तनकीद की वजह से लाया गया है और ना ही अमेरिका ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके ऐसी किसी बंदिश को लागू किया है, बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक अमेरिका और चीन के तनाज़े से है और अमेरिका में
बहुत से कानून साज और इंटेलिजेंस हुक्काम ये समझते हैं कि टिकटॉक की मिल्कियत जिस चीनी कंपनी के पास है वो अमरीकी सारिफीन के डेटा को चीनी हुकूमत तक रसाई फराहम कर सकती है। और अमरीका में इस हवाले से जो बिल लाया गया है उसमें टिकटॉक पर गैर एलानिया पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि टिकटॉक की कंपनी के मालिक को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो उसकी मिल्कियत से दस्तबरदार हो जाए, बसूरत दीगर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इस अमल पर भी अमरीका के कानून साजों को तनकीद का सामना है, और ये तनकीद कोई और नहीं बल्कि खुद अमरीकी शहरी कर रहे हैं। और अब तक टिकटॉक के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो किसी भी मुमकिन पाबंदी के खिलाफ अदालत से रुजू करे, और अगर अदालती अहकाम उसके हक में आते हैं तो अमरीकी सदर भी उन अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं कर पाएंगे। इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 13 मार्च को एक ऐसे बिल की मंजूरी दी थी जिसमें मशहूर सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक के पास अमेरिका में सिर्फ 2 ऑप्शंस रह गए थे। या तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस इस प्लेटफॉर्म से दस्तबरदार हो जाए और खुद को अलहदा कर ले, या वो अमेरिका के ऐप स्टोर्स में टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी के लिए तैयार हो जाए। और इस पेशरफ ने अमेरिका में मौजूद 17 करोड़ टिकटॉक सारिफीन को परेशान कर दिया है। 13 मार्च को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट के नाम से ये बिल पेश किया गया, और इस बिल की हिमायत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 352 अरकान ने वोट दिया था, जबकि इसकी सिर्फ 65 अरकान ने मुखालफत की थी। और बहुत से अमरीकी कानून साजों का ख्याल है कि टिकटॉक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाइटडांस चीन की हुकूमत को 17 करोड़ अमरीकी टिकटॉक सारिफीन के ज़ाती डेटा तक रसाई दे सकती है, और ये एप्लीकेशन अपने आदी बना देने वाले एल्गोरिथम्स के जरिए अमरीकियों पर असरअंदाज भी हो सकती है। जबकि अमरीका में इस बिल के मुखालिफिन ने आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया है और वादे किया है कि टिकटॉक ने अमरीकी सारिफीन के डेटा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिसमें उनका डेटा अमरीकी सर्वर्स में महफूज करना शामिल है। और टिकटॉक ने खुद भी वादे किया है कि उससे चीनी हुकूमत की तरफ से किसी डेटा का कोई तकाजा नहीं किया गया, और अगर उससे तकाजा किया भी जाएगा तो वो डेटा तक रसाई नहीं देगा। जबकि रवामा टिकटॉक के सीईओ ने अमरीकी कांग्रेस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए दावा किया था कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ना ही चीनी हुकूमत की मिल्कियत में है और ना ही चीन की हुकूमत उसे कंट्रोल करती है। मगर नाकदीन का दावा है कि चीनी हुकूमत के रेगुलेटर्स की यह हिस्ट्री रही है कि वो इलाकाई टेक फर्म्स पर क्रैक डाउन करें, और चीनी हुकूमत ये सलाहियत रखती है कि वो बाइटडांस को अमरीकी सारिफीन का डेटा शेयर करने पर मजबूर कर सके। जबकि टिकटॉक ने इस बिल पर वोटिंग से पहले एक मुहिम चलाई जिसमें कुछ सारिफीन के जरिए खबरदार किया गया कि ये बिल 17 करोड़ अमरीकियों को इज़हार राय के उनके आईनी हक से महरूम कर सकता है। मगर अमरीकी हुक्काम का मसला सिर्फ अमरीकी सारिफीन का डेटा नहीं है, बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम को लगता है कि चीन टिकटॉक के जरिए रवां साल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकता है। अमरीका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने गुज़िश्ता दिनों इंटेलिजेंस कमेटी की समाअत के दौरान ये बयान दिया था कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि चीन 2024 के अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकता है। जबकि इससे पहले अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट्स में अमरीका के 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक टिकटॉक के इस्तेमाल पर अपने खदशात का इज़हार किया था और कहा था कि टिकटॉक अकाउंट्स जो चीन के प्रोपेगेंडा मशीनरी के तहत चल रहे हैं उन्होंने अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में अमेरिका की दोनों सियासी जमातों को टारगेट किया है। जबकि चीन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटिंग पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि अमेरिका की तरफ से टिकटॉक पर पाबंदी की कोशिश बुलिंग है जो बैकफायर करेगी और ये प्रैक्टिस मार्केट ऑपरेशंस में खलल डालेगी, सरमायाकारों के एतमाद को मजरूह करेगी और आलमी मुआशी ऑर्डर को सबोटाज करेगी। अहम बात यह है कि ये बिल अब तक अमरीकी सेनेट से मंजूर नहीं हुआ है, मगर इसे व्हाइट हाउस और अमरीकी सदर जो बाइडेन की हिमायत हासिल है, क्योंकि जो बाइडेन ने यह वादे कर दिया है कि अगर यह बिल अमरीकी कांग्रेस से मंजूर हो जाता है तो वो इस पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन इस बिल को हतमी शक्ल देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाज़ अमरीकी नौजवान टिकटॉक सारिफीन इससे नाला हैं और इन सारिफीन में बेशतर जो लोग हैं वो नौजवान तबका है जो अमेरिका के अगले इलेक्शंस में अहम किरदार अदा करेगा। और उनकी तरफ से अभी से ही टिकटॉक पर किसी भी मुमकिन पाबंदी से मुतालिक अमरीकी कानून साजों और नुमाइंदों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। टिकटॉक पर ही बाज़ ऐसी वीडियोस पोस्ट की गई हैं जिसमें यह नज़र आ रहा है कि एप्लीकेशन के सार्फिन अपने अपने हल्के के नुमाइंदों को फ़ोन करके ऐसे किसी भी बिल की मुखालफत करने का कह रहे हैं और बसूरत दीगर मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने की धमकी भी दे रहे हैं। और मुबसरीन का दावा है कि जो बाइडेन के लिए अगले सदारती इंतखाबात के लिए ये एक अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी कि वो एक बड़ी तादाद में नौजवान वोटर्स को खुद से दूर कर दें, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब उनके मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालफत करने का कह दिया है, जो दिलचस्प तौर पर उनकी माजी के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स है। सिर्फ यही नहीं, अगर ये बिल सेनेट से मंजूर भी हो जाता है और कानून की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है तो टिकटॉक ने इस हवाले से इशारा दे दिया है कि वह ऐसे किसी भी कानून को अदालत में चैलेंज कर देगी। लेकिन अगर ये बिल कानून बनने के बाद बरकरार रहता है तो टिकटॉक के पास सिर्फ 5 महीने होंगे कि वो खुद को अपनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग करे, वरना अमेरिका में ऐप स्टोर्स पर टिकटॉक पर पाबंदी लग जाएगी। और पाबंदी की सूरत में कोई भी ऐप स्टोर अगर टिकटॉक की एप्लीकेशन को जगह देगा तो इस पर मौजूदा बिल के मुताबिक
$5,000 फी यूज़र के हिसाब से जुर्माना आयद होगा। यानी उस ऐप स्टोर के जितने सार्फिन होंगे फी सारे $5,000 के हिसाब से उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। और इस सूरत में अगर एप्पल या गूगल पर ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना लगेगा तो दोनों कंपनियों पर लगभग अलग अलग $850 अरब तक का जुर्माना आयद हो सकता है। साथ ही अब तक ये वादे नहीं है कि किसी भी मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए क्या बाइटडांस टिकटॉक को फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर करेगा, और अगर ये रजामंदी जाहिर भी होती है तो कौन सी अमरीकी कंपनी या फर्द टिकटॉक को खरीदने का और किस कीमत पर खरीदने का मुआहिदा करेगा, क्योंकि टिकटॉक की मालियत $100 अरब तक बताई जाती है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से काम डेवलपमेंट हो रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक नए मुआहिदे की बात कर रही है और साथ ही मुआशी इस्लाहात खास तौर पर टैक्स वसूली बढ़ाने और FBR में इस्लाहात का दावा कर रही है। और IMF का भी यही मुतालबा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि हमारे 9,000 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हैं, उन्हें असल में 13 से 14,000 अरब रुपए होना चाहिए। इस दफ़ा जो सख्त फैसले किए जाएंगे उनका बोझ अवाम नहीं अशराफिया उठाएंगे। हमें माशी इस्तेहकाम लेके आना है, जिसके लिए बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है। मिसाल के तौर पर आपका FBR है, तो उसको अगर हमने रिफॉर्म ना किया तो ये जो गैप है रिसीट्स का या महसूलात का, वो 9 ट्रिलियन रुपीस है। एक्चुअल हमारी जो महसूलात होनी चाहिए वो कहीं वो 13-14 ट्रिलियन रुपीस होनी चाहिए। ये 3-4 खरब रुपया जो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। 76 साल की तारीख है कि एलीट कल्चर बना, एलीट इकॉनमी बनी, उनके लिए सब्सिडीज दी गई। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर आगे लेकर चल सकते हैं। हुकूमत टैक्स बेस को बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर कर रही है, क्योंकि IMF भी चाहता है कि हुकूमत पहले से टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स का बोझ न बढ़ाए, बल्कि उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाए जो पहले से टैक्स नहीं देते। इस हवाले से हुकूमत ने FBR के साथ नए प्रोग्राम के खतोखाल तैयार कर लिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम के मुताबिक 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खतोखाल तैयार कर लिए गए हैं। ज़राए FBR के मुताबिक ताजिरों से टैक्स बिजली बिलों के साथ वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। बिजली के बिलों में ताजिरों के लिए एक नया कॉलम मुतारिफ कराया जाएगा। टैक्स वसूली दुकान के असल मालिक के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से की जाएगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से ताजिर तबके से टैक्स महादना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान तैयार किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है, जबकि इस हवाले से IMF को भी आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दोनों ही टैक्स रिफॉर्म्स और इसको आसान बनाने के हवाले से अहम दावे कर रहे हैं। अशराफिया पर टैक्स लगाने के दावे कर रहे हैं। हुकूमत इन दावों को किस हद तक पूरा करती है, ये नया IMF प्रोग्राम और मईशत दोनों के हवाले से इंतहाई अहम होगा, क्योंकि जो लोग पहले से टैक्स देते हैं, ख़ासतौर पर सैलरी तबका, उन पर पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला जा चुका है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।